प्रिय झारखंड वासियों, जिंदगी खेलने के 1000 मौके देती है, पर जिंदगी कोई खेल नहीं। कोरोना महामारी के संक्रमण को हर हाल में रोकना होगा। कोरोना से आपकी हिफाजत के लिए सरकार ने टीकाकरण के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जोहार। केंद्रीय कैबिनेट ने टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना को दी मंजूरी। 5 वर्षों में 10,386 करोड़ वित्तीय सहायता का प्रावधान। आकांक्षी जिलों पर सरकार का विशेष ध्यान। नमाज कक्ष के आवंटन के विरोध में भाजपा ने किया विधानसभा का घेराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रघुवर दास, दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी सहित कई नेता जख्मी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सीएजी के वित्तीय वर्ष 2018-19 की अंकेशन रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की हुई बैठक। प्राधिकार की अगली बैठक में धार्मिक स्थलों को खोलने पर हो सकता है फैसला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से ब्रिक्स देशों के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन के सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा उपस्थित रहेंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो इस मौके पर शिखर सम्मेलन में उपस्थित राज्याध्यक्षों के सामने अपने अपने दायित्वों के तहत साल भर में किए कामकाज का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु ब्रिक्स एक्ट अंतर ब्रिक्स निरंतरता, एकजुटता और सहमति के लिए सहयोग है। अपनी अध्यक्षता में भारत ने 4 प्राथमिक क्षेत्रों का खाका तैयार किया है। इन 4 क्षेत्रों में बहुस्तरीय प्रणाली, आतंक विरोध, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और प्रौद्योगिकी उपायों को अपनाना और लोगों के बीच मेल मिलाप बढ़ाना शामिल है। इन क्षेत्रों के अलावा उपस्थित राज्याध्यक्षों के सामने कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव तथा मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार का आदान प्रदान करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादकता से जुड़ी पीएलआई योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। आज नई दिल्ली में ये जानकारी देते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस फैसले से कपड़ा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। देश के आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर रुपया जो हम निवेश करते हैं उसमें सबसे अधिक रोजगार प्रोवाइड करता है।
इसके साथ साथ वस्त्र हमारी देश की धरोहर भी है। टेक्सटाइल सेक्टर ने प्राचीन काल से भारत में बहुत लाभ दिया है, बहुत बढ़िया इसका योगदान रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में। लेकिन परंपरागत तरीके से हमने जो फोकस किया है वो कॉटन टेक्सटाइल्स पे किया है, और कॉटन टेक्सटाइल्स में हमारी एक अच्छा वर्चस्व है विश्व में और अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से लाखों मिनिस्ट्री लोगों ऑफ टेक्सटाइल को लेकर एक रोजगार के अवसर महत्वपूर्ण निर्णय मिलेंगे। लिया है। जैसा हमें ज्ञात है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ने कुछ और क्षेत्रों में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत जो टेक्सटाइल का उद्योग है उससे लाखों लोगों को रोजगार का सृजन होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखते हुए वैश्विक वस्त्र व्यापार में भारत का अपना प्रभुत्व और बढ़े, उसके लिए इस निर्णय को किया गया है। झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए कक्ष आवंटित किए जाने के विरोध में आज प्रदेश भाजपा ने विधानसभा का घेराव किया। भाजपा नेताओं ने जगन्नाथ मंदिर के पास बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की ओर बढ़ने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। इस लाठीचार्ज में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश तथा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित कई नेता जख्मी हो गए। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने लाठीचार्ज पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। कानून को जब तक वापस नहीं करेंगे तब तक ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता संकल्पित है, जनता के भावनाओं के साथ हम संघर्ष करेंगे। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। बुरी तरह से पीटा गया। लोगों के ऊपर महिलाओं किसी को भी नहीं छोड़ा गया है, नेताओं को भी नहीं, महिलाओं को भी नहीं, और निहत्थे लोगों के ऊपर लाठी चलाना। हम लोग क्या मांग कर रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष से जा करके हम सब लोग ये कहेंगे कि नहीं, आपने जो अधिसूचना जारी की है, आपने जो नोटिफिकेशन किया उसको रद्द करिए। लोग रांची के सांसद संजय सेठ ने पुलिस की लाठीचार्ज को कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है, और यहाँ पे आके लाठीचार्ज करना उचित नहीं है। लोकतंत्र सर्वसार हो रहा है। लोकतंत्र पहले भी सर्वसार हुआ कि आपने धर्म के आधार पर भारतीय जो लोकतंत्र है उसको विभाजित कर दिया साहब। ये तुष्टीकरण नीति, और उसके बाद लाठीचार्ज कर रहे हो, और उसके बाद भी अभी तक एम्बुलेंस बोल रहे हैं, अभी तक एम्बुलेंस नहीं आ रहा है। ये बर्बरता है। स्थानीय नियोजन नीति को रद्द करने, युवाओं को रोजगार देने और धार्मिक स्थलों को खोलने सहित कई मुद्दों को लेकर भाजपा विधायकों ने आज विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों के हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही चौथे दिन भी बाधित रही। भाजपा विधायक अमर बाउरी ने कहा कि राज्य के युवक रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जिसकी चिंता सरकार को नहीं है, और इससे जनता में, विशेष करके युवा वर्ग में, बेरोजगार युवाओं में बहुत ज्यादा आक्रोश है और वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक स्टीफन मरांडी ने भाजपा के प्रदर्शन को अनुचित ठहराते हुए कहा कि सरकार को युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की चिंता है और इस दिशा में पहल भी की जा रही है। सरकार अपना तमाम परिस्थितियों पर समीक्षा करके ये निर्णय लेगा। ये मेरा टिप्पणी उचित नहीं होगा। ये लोग अपने समीक्षा कर रहे हैं कि अभी लॉकडाउन का क्या है, क्या होना चाहिए, ये निश्चित रूप से एक समय पर होगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्तीय वर्ष 2018-19 का झारखंड राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सामान्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई, जिसमें धार्मिक स्थलों को आम नागरिकों के लिए खोलने पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल को मंदिर खोलने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
प्राधिकार की अगली बैठक में मंदिरों को खोलने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। चेन्नई के एरीज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन सीटी अरिवालगन एवं डायरेक्टर यू उमेश कुमार ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके विधानसभा स्थित कक्ष में मुलाकात की। एरीज ग्रुप ने मुख्यमंत्री के समक्ष झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज और आईटीआई का संचालन पीपीपी मोड पर करने का प्रस्ताव रखा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में पैरालंपिक के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। हाल ही में संपन्न टोक्यो पैरालंपिक खेलों में देश के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक सहित अब तक के उच्चतम 19 पदक जीते हैं। सुहास, एक छोटा सा सवाल आप जाएं उससे पहले, कोविड के समय में सभी को बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन आपने तो दोनों नाव बड़ी कामयाबी से आप उस पर सवार रहे, एक डीएम की ड्यूटी और दूसरी अपनी ट्रेनिंग, कैसे मैनेज किया आपने दोनों? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सारे पैरा एथलीट्स की तरह से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, साई का, पीसीआई का, उन्होंने जिस तरह से हम लोगों का देखभाल किया, the way they supported us in Tokyo, before Tokyo, I think they deserve a round of applause. मैं एक बार खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करता हूं। खिजड़ी विधायक राजेश कश्यप के नेतृत्व में फुटबॉल का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही अंडर 17 की खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके विधानसभा स्थित कक्ष में मुलाकात की। प्रशिक्षक आनंद प्रसाद ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कांके और ओरमांझे की करीब 300 बच्चियां फुटबॉल का प्रशिक्षण ले रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से एक आवासीय प्रशिक्षण केंद्र खोलने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आजसू पार्टी ने आज राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी कर रहे थे। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन उन्हें पुलिस ने मोराबादी मैदान में ही रोक दिया। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 37,875 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 39,114 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 37,875 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 39,144 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 97.48% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,91,256 है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों में 14 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है, जिनमें रांची में सबसे अधिक 10 नए कोरोना मरीज मिले हैं। साहिबगंज, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम तथा बोकारो में एक एक नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 11 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 129 रह गई है। कोविड के खिलाफ जारी जंग में देशव्यापी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। देश में 70 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर कल महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कीर्तिमान स्थापित हुआ है। देश में अब तक 70 करोड़ 75 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 78,47,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों को बधाई दी है। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर सभी पात्र कतारबद्ध होकर वैक्सीन ले रहे हैं, ताकि कोरोना के जोखिम को कम किया जा सके और सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो।
देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। गिरिडीह जिला इस बार कोरोना रोधी विशेष टीका अभियान में लक्ष्य से पीछे चल रहा है। जिला प्रशासन ने 4 से 6 सितंबर तक 75,000 से अधिक लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा था, जबकि इस अवधि में 62,000 लोगों का ही टीकाकरण किया गया। इधर टीका लगवा चुके चुन्नूकांत मंडल, प्रियंका कुमारी और सोनू कुमारी मंडल ने लोगों से निर्भीक होकर कोरोना रोधी टीका लगवाने की अपील की है। मैं नुपुरनाग मंडल मैरानी खावा से हूँ। मैं कोवैक्सीन का दोनों डोज कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं ले लिया हूँ। और कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन दोनों डोज लेना बहुत आवश्यक है, तभी हम अपने सभी फैमिली को दिलवाएं। कोविड का फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों ले रखा है। इनसे कोई भी ना हानि है ना कुछ भी, ये सारा ना हमारे प्रोटेक्ट के लिए ही है। ना तो यही बोलूँगा सभी को, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली रिलेटिव, कि आप जो सेकंड डोज लो, फर्स्ट डोज लो। ये कोविड का एक मात्र वैक्सीन है, कोविड-19 का। वैक्सीन का फर्स्ट डोज सेकंड डोज कंप्लीट कर दिया है। इससे हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये प्रोटेक्ट करता है हमें। और मैं सबसे विनती करती हूँ कि लेना चाहिए सबको, इससे कोई नुकसान नहीं है। राज्य में मानसून धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। कल राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक चक्रधरपुर में 38.2 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं सबसे कम मैथन में 0.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण राज्य के दक्षिण पूर्वी, मध्य और उत्तरी इलाकों में 12 और 13 सितंबर को सामान्य से अधिक वर्षापात हो सकती है। कल 9 सितंबर से 11 सितंबर तक बारिश होने के आसार कम हैं। रामगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों एवं किसानों ने अपने विचार रखे। रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में चतुर्थ कृषि वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक
संपन्न हुई। इस वार्षिक बैठक के मुख्य अतिथि कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान पटना के निदेशक डॉक्टर अंजनी कुमार रहे। इनके अलावा अन्य संस्थानों के निदेशक तथा वैज्ञानिक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना रहा। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि पिछले 5 से 6 वर्षों की समीक्षा से पता चलता है कि योजनाओं के लाभ से किसानों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। ये है कि किसान भाई अपने आय को कैसे बढ़ा सकें, कैसे उसमें अपने मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन का समावेश करें, सब्जी उत्पादन से जुड़े और उसी जमीन के टुकड़े से अपने विभिन्न आयामों को जोड़ के अपने इनकम को बढ़ा सकें, और इसी में हम लोग सफल भी हुए हैं। अनुसंधान केंद्र प्लांडू रांची के प्रमुख डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कार्यक्रम को विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर आयोजित करने का खास मकसद रहा। उन्होंने बताया कि साक्षरता ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। मेन उद्देश्य है कि पूरे वर्ष की क्रिया कार्य योजना को हम लोग आज निश्चित किया कि पूरे एक वर्ष में कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के हित में क्या क्या कार्य करेगा, ताकि उनकी आय, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक आय दुगना करना है, उनकी आय को दुगना करने के लिए ये सारा प्रयास हम लोग। इस कार्यक्रम में किसान भी बेहद उत्साहित दिखे। उन्होंने अपनी आय को दोगुना करने के गुर सीखे। इस तरह से प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करते हुए उनकी आय को दुगनी किया जाए, इसी संदर्भ में परिचर्चा हुई और सभी रिपोर्ट के आधार पर आज किसान यहाँ के खुश हैं और आमदनी निरंतर बढ़ रही है। सरकारी योजनाओं की सहायता से किसानों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में इस कार्यक्रम के आयोजन से प्रधानमंत्री के सपने को और बल मिलेगा। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। कोडरमा के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आज अभियान चलाकर 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन और ऊंचाई मापी गई। साथ ही पोषण ट्रैकर में बच्चों के डेटा की एंट्री की गई। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने रंगोली एवं पोषण वाटिका बनाकर लोगों को पोषण के बारे में जानकारी दी और लोगों से पौष्टिक आहार का सेवन करने की सलाह दी। इस कार्यक्रम का आयोजन परियोजना पोषण अभियान कर्मी एवं प्रखंड समन्वयक तेजस्वी परियोजना के द्वारा किया गया था। गलत खान पान की आदतें और पोषण का ध्यान नहीं रखने से पोषण की कमी का कारण बन सकती है। संतुलित और पौष्टिक भोजन से ही मिल सकता है हमें निरोगी और स्वस्थ जीवन। तो आइए समझते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए पोषण का क्या महत्व है और किस तरह से पौष्टिक पदार्थों को अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। डॉक्टर गरिमा, हमारे स्वास्थ्य के लिए पोषण क्यों और कितना जरूरी है? अच्छा पोषण नवजात शिशु, बच्चों और माता के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाता है। अच्छा पोषण नवजात शिशु और शिशु के जन्म को भी सुरक्षित करता है। यह हमें मधुमेह और दिल के रोगों से भी बचाता है। संतुलित आहार क्या है और इसका कितना महत्व है हमारे स्वास्थ्य के लिए? संतुलित आहार हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हमें अच्छी मात्रा में लेने चाहिए, जिससे हमें ताकत मिले और हम रोजमर्रा के काम कर सकें। वहीं पे माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिनको हम बोलते हैं विटामिन, मिनरल्स, जो कम मात्रा में जरूरी होते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स के ठीक काम करने के लिए जरूरी होते हैं। खाना पकाने के लिए सही तेल का चुनाव कैसे करें? हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सरसों का तेल या मूंगफली का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए और हमारी सेहत के लिए ज्यादा अच्छे हैं। खाद्य पदार्थ खरीदते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? सबसे पहले तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि जो भी पदार्थ हम खरीद रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट सही हो, उसकी एक्सपायरी डेट हमें चेक करनी चाहिए। साथ ही साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि आजकल फोर्टिफाइड फूड्स चल रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि हम फोर्टिफाइड फूड्स ही लें। जैसे कि आजकल आटा, चावल, नमक, ये सब फोर्टिफाइड आते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को कम करने का काम करते हैं। जब हम फल और सब्जी लें तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम मौसम के अनुसार सब्जी लें और ताजी लें। दालें जो है वो हमेशा
अनपॉलिश लेनी चाहिए। पॉलिश दालें जो है वो हमारे शरीर के लिए और अब करेंगे विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन की समीक्षा। विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन आज सभा की कार्यवाही शुरू होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लॉबिन हेम्ब्रम के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी भूमि की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए CNT-SPT एक्ट जैसे कठोर प्रावधान प्रभावी हैं। इसके बावजूद दस्तावेज में हेरफेर कर आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। राज्य सरकार चाहती है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। इसके लिए विधानसभा की विशेष कमेटी का गठन कर जांच की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। मुख्यमंत्री लॉबिन हेम्ब्रम के सवाल का जवाब दे रहे थे। इससे पहले JMM के स्टीफन मरांडी ने कहा कि पूरे राज्य में इस तरह से आदिवासी जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, इसलिए विधानसभा की विशेष समिति गठित कर सभी जिलों के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए। विधायक प्रदीप यादव ने भी इसका समर्थन किया। सभा में जातीय जनगणना के मुद्दे पर उठे मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में ये जानकारी दी कि इस मसले पर उनके नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शीघ्र ही मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में कुल 9 सदस्य होंगे और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मुलाकात के लिए तिथि और समय देने का अनुरोध किया है। नियोजन के मसले पर उठे एक अन्य सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी मूलवासियों को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में रोजगार को लेकर प्रवर समिति की रिपोर्ट भी आ चुकी है। इस समिति में पक्ष विपक्ष के कई सदस्य शामिल थे। स्थानीय लोगों को कैसे निजी क्षेत्रों में रोजगार मिले, इसके लिए सरकार गंभीर है। भाजपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि थोड़ा धीरज रखिए, बहुत जल्द नियोजन नीति भी आएगी और स्थानीय नीति भी आएगी। इस मुद्दे पर विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़ों को भी आरक्षण देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इस संबंध में केंद्र सरकार को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। आजसू पार्टी के सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री से स्थानीयता और नियोजन के मसले पर नीति स्पष्ट करने की मांग की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछड़ों को भी आरक्षण देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए PLI योजना को दी मंजूरी। 5 वर्षों में 10,386 करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता का प्रावधान। नमाज कक्ष के आवंटन के विरोध में भाजपा ने किया विधानसभा का घेराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रघुवर दास, दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी सहित कई नेता जख्मी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने CAG के वित्तीय वर्ष 2018-19 की अंकेशन रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की हुई बैठक। प्राधिकार की अगली बैठक में धार्मिक स्थलों को खोलने पर हो सकता है फैसला। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां महिलाओं ने अपना हाथ ना आजमाया हो। कभी डॉक्टर तो कभी साइंटिस्ट, कभी इंजीनियर और कभी पूरे देश का नेतृत्व करने वाली। लेकिन आज भी कई जगह समाज में उनकी भूमिका और उनकी बलिदान को नजरअंदाज करते आए। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों से उभर कर राजनीति में